दोस्तों, जरा सोचिए, एक औरत जिसने कभी इसी आदमी के लिए अपने आंसू छुपाए थे, आज वही औरत खाकी वर्दी पहने, कंधे पर चमकते सितारे लगाए, उसी आदमी के सामने खड़ी है। उसे गिरफ्तार करने के लिए जिस झोपड़ी की दहलीज पर कभी उसने दुल्हन बनकर कदम रखा था, आज उसी दहलीज पर वो एक अफसर बनकर आई है। और जिस इंसान के लिए कभी उसने पूरी दुनिया से लड़ने की कसम खाई थी, आज वही इंसान उसके सामने हथकड़ी पहनने को मजबूर है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो टूटा तो जरूर, पर मरा नहीं। ये कहानी है उस शक की जो सबसे मजबूत रिश्ते को भी दीमक की तरह खा जाता है। और ये कहानी है उस सच की जो सालों बाद जब सामने आया तो पूरा गांव फूट फूट कर रो पड़ा। आखिर वो कौन सा गुनाह था जिसके लिए आईपीएस बनी पत्नी अपने ही पूर्व पति को गिरफ्तार करने पहुंची? और जब असली सच परत दर परत खुलने लगा तो किसका चेहरा बेनकाब हुआ? रुकिए मत दोस्तों, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपकी धड़कनें तेज कर देगा, और आखिर में जो होगा वो शायद आपकी आंखें भी नम कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सिलिंदर और आप देख रहे हैं कहानियाना। दोस्तों, हिमाचल की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा, खेतों में लहराती फसलें और गांव के बीचों बीच बहती एक पतली सी नदी। इसी गांव के एक कोने में सबसे आखिरी मोड़ पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। मिट्टी की दीवारें जगह जगह से दरक चुकी थी। छत के छप्पर में इतने सुराख थे कि बारिश का पानी अंदर तक टपकता था, और दरवाजा इतना पुराना था कि हवा चलने पर चरमरा उठता था। उसी झोपड़ी के अंदर एक टूटी हुई चारपाई पर बैठा था देवराज। दोस्तों, देवराज की उम्र यही कोई 32-33 साल रही होगी, पर उसके चेहरे की थकान देखकर लगता था जैसे उसने 50 साल की जिंदगी अकेले ढोली हो। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, गालों पर बड़ी हुई दाढ़ी और हाथों पर वो सख्त घट्टे जो सालों की मजदूरी की गवाही दे रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, जैसे किसी ने उसकी सारी उम्मीदें एक एक करके छीन ली हों। गांव के लोग अब उसे सिर्फ एक गरीब मजदूर के रूप में जानते थे। कोई उसकी आंखों में झांककर ये नहीं देख पाता था कि कभी इस आदमी की आंखों में सपनों का समंदर हुआ करता था। कभी यही देवराज बड़ी बड़ी बातें किया करता था, बड़े सपने देखा करता था, और उन सारे सपनों के बीच जो सबसे चमकीला नाम था वो था आरोही। आरोही दोस्तों सिर्फ देवराज की पत्नी नहीं थी, वो उसकी सांस थी, उसकी धड़कन थी, उसकी पूरी दुनिया थी। दोनों की शादी बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी। ना कोई बड़ा जश्न, ना कोई दिखावा, बस गांव के मंदिर में पंडित जी के सामने 7 फेरे और 2 दिलों का एक हो जाना। पर उस साधारण सी शादी में जो प्यार था वो किसी राजमहल की शादी से कम नहीं था। दोस्तों, आरोही पढ़ाई में बला की तेज थी। बचपन से ही उसके मन में एक सपना पल रहा था। एक दिन वो आईपीएस अफसर बनेगी, वो वर्दी पहनेगी, समाज में बदलाव लाएगी और उन लोगों को इंसाफ दिलाएगी जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। पर एक गरीब परिवार की लड़की का ये सपना देखना उस जमाने में, उस गांव में किसी मजाक से कम नहीं था। लेकिन देवराज ने उस सपने का मजाक नहीं उड़ाया। उसने उस सपने को अपनी आंखों में बसा लिया। वो कहता था, आरोही, तेरे सपने अब मेरे सपने हैं, तू बस पढ़ती जा, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। और दोस्तों, उसने सच में बाकी सब अपने ऊपर ले लिया। सुबह
मुंह अंधेरे उठ जाता देवराज। पहले खेतों में जाकर दूसरों की जमीन जोतता, फिर शहर जाकर मजदूरी करता, ईंटें ढोता, सीमेंट के बोरे उठाता। उसकी पीठ झुक जाती बोझ से, उसके हाथ छिल जाते, पर उसके होठों पर मुस्कान बनी रहती। क्यों? क्योंकि शाम को घर लौटकर जब वो आरोही को किताबों में डूबा देखता तो उसकी सारी थकान पल भर में उड़ जाती। रात को जब आरोही दिए की मंधम रोशनी में पढ़ाई करती तो देवराज उसके लिए चाय बनाता। चाय का प्याला उसके आगे रखते हुए वो धीरे से मुस्कुराकर कहता, एक दिन तू बड़ी अफसर बनेगी आरोही, और मैं सबसे सीना ठोक कर कहूंगा, देखो ये मेरी पत्नी है। आरोही उसकी इस बात पर हंस पड़ती और कहती, और मैं कहूंगी ये मेरा वो पति है जिसने मुझे ये मुकाम दिलाया। दोस्तों, उन दिनों उनके पास पैसा नहीं था, सुख सुविधाएं नहीं थी, पर उनके पास एक दूसरे का साथ था, और वही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में खाने को सिर्फ एक वक्त का राशन बचता, तब देवराज झूठ बोल देता कि उसने बाहर खा लिया है, और सारा खाना आरोही के आगे रख देता। आरोही समझ जाती, पर कुछ कहती नहीं, बस उसकी आंखें भर आती, और वो मन ही मन ठान लेती कि एक दिन वो इस आदमी को सारी खुशियां देगी। लेकिन दोस्तों, वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। आरोही की मेहनत रंग लाई। उसका चयन शहर के एक बड़े कोचिंग सेंटर में हो गया, जहां से वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकती थी। ये खुशखबरी थी, पर इसी खुशखबरी ने दोनों की जिंदगी में दूरियों का पहला बीज बो दिया। आरोही शहर चली गई। नया शहर, नए लोग, नई सोच, नया माहौल। वहां उसकी मुलाकात पढ़े लिखे सलीकेदार लोगों से होने लगी। उधर चंदनपुर में देवराज अकेला रह गया, उसी टूटी झोपड़ी में, उसी थका देने वाली मजदूरी के साथ। और दोस्तों, अकेलापन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब इंसान अकेला होता है तो दूसरों की बातें उसके दिमाग में आसानी से घर कर जाती हैं। गांव के कुछ लोग, जिन्हें देवराज की तरक्की कभी रास नहीं आई थी, अब उसके कान भरने लगे। कोई कहता, देवराज, शहर जाकर लड़कियां बदल जाती हैं, पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाएगी तेरी बीवी, फिर तेरे जैसे मजदूर को कौन पूछेगा। कोई कहता, अरे वहां इतने पढ़े लिखे लड़के हैं, तेरी आरोही को तेरी क्या जरूरत, आज नहीं तो कल भूल जाएगी तुझे। पहले पहल देवराज इन बातों को हंसकर टाल देता। वो कहता, मेरी आरोही ऐसी नहीं है। पर दोस्तों, ये बातें बूंद बूंद करके उसके मन के घड़े में जमा होती रही, और एक दिन वो घड़ा झलक उठा। शक एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, पर अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है। अब जब भी आरोही गांव लौटती, देवराज पहले जैसा नहीं रहता था। उसके सवाल बढ़ गए थे। शहर में किससे बात करती हो? कौन है वो जिसके साथ तुम्हें कोचिंग में देखा गया? इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठाया? आरोही को ये सब सुनकर बहुत तकलीफ होती। वो समझाने की कोशिश करती, देवराज, मैं ये सब किसके लिए कर रही हूं? तुम्हारे लिए, हमारे लिए, और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। पर देवराज का शक कम होने के बजाय बढ़ता गया। हर मुलाकात अब झगड़े में बदलने लगी। प्यार भरी बातों की जगह तानों और शिकायतों ने ले ली। जो दो दिल कभी एक दूसरे की धड़कन सुना करते थे, अब वही एक दूसरे की चुप्पी से डरने लगे। और फिर दोस्तों, आई वो रात जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे कुदरत भी जानती हो कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। झोपड़ी की टपकती छत के नीचे उस मध्यम रोशनी में देवराज और आरोही के बीच एक बार फिर बहस छिड़ गई। पर इस बार बात सिर्फ बहस तक नहीं रुकी। देवराज ने गुस्से में, अपने ही शक के नशे में, वो शब्द कह दिए
जो शायद उसके दिल में कभी नहीं थे। अगर इतनी ही परेशानी है मेरे साथ, तो चली जाओ मेरी जिंदगी से। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पत्नी जो अपने पति पर भरोसा ना करे। दोस्तों, ये शब्द गुस्से में कहे गए थे, पर शब्दों का एक जालिम गुण होता है, वो वापिस नहीं लौटते। एक बार होठों से निकल जाए तो हमेशा के लिए दिल पर निशान छोड़ जाते हैं। आरोही कुछ पल तक चुप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार उसने उन आंसुओं को रोका नहीं, और साथ ही इस बार उसने खुद को रोका भी नहीं। हमेशा की तरह उसने मनाने की कोशिश नहीं की। बस एक पल के लिए उसने देवराज की आंखों में देखा, जैसे आखिरी बार उस इंसान को पहचानने की कोशिश कर रही हो जिससे उसने कभी इतना प्यार किया था। फिर वो धीरे से अंदर गई, अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े उस झोपड़ी से बाहर निकल गई। बारिश में भीगती हुई, अंधेरे में खोती हुई, देवराज वहीं खड़ा रहा। उसे यकीन था कि आरोही दहलीज पर रुक जाएगी, मुड़कर देखेगी, लौट आएगी, जैसे हर बार लौट आती थी। पर दोस्तों, इस बार वो नहीं रुकी। इस बार उसके कदम पीछे नहीं मुड़े, और देवराज वहीं उसी टूटी दहलीज पर बारिश की आवाज के बीच अपने ही कहे शब्दों के मलबे में दबकर रह गया। कुछ ही महीनों बाद अदालत में उनका तलाक हो गया। कागज के एक टुकड़े ने उस रिश्ते पर मुहर लगा दी जो कभी 7 जन्मों का वादा हुआ करता था। आरोही शहर लौट गई अपने सपनों के पीछे, और देवराज रह गया उसी झोंपड़ी में, अपनी गलतियों के साथ, अपने पछतावे के साथ। दोस्तों, कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरने का सिर्फ दिखावा करते हैं, अंदर से रिश्ते रहते हैं। साल बीतते गए। आरोही ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसने खुद को किताबों में, मेहनत में, अपने सपने में पूरी तरह झोंक दिया। और दोस्तों, जब इरादे सच्चे हों और मेहनत में आंसुओं की नमक मिली हो, तो कामयाबी कदम चूमती है। आरोही ने वो कर दिखाया जिसका उसने बचपन से सपना देखा था, और वो एक आईपीएस अफसर बन गई। पर ये वो आरोही नहीं थी जो कभी देवराज की झोंपड़ी में दिए की रोशनी में पड़ा करती थी। ये एक नई आरोही थी, सख्त, बेबाक, निडर। उसकी आंखों में अब वो भोलापन नहीं था, बल्कि एक ठंडी शक्ति थी। उसकी वर्दी उसकी पहचान बन गई। उसके इलाके में अपराधी उसके नाम से कांपते थे, और लोग उसकी ईमानदारी की मिसालें देते थे। पर दोस्तों, जो आरोही के करीब थे, वो जानते थे कि इस सख्त चेहरे के पीछे एक टूटा हुआ दिल छुपा है। वो जो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करती थी, अब हर वक्त एक अनदेखे दर्द से लड़ती रहती थी। और उधर देवराज, दोस्तों, वो वहीं का वहीं रह गया, बल्कि और नीचे चला गया। आरोही के जाने के बाद उसकी जिंदगी से जैसे रौनक ही चली गई। उसने अपनी गलती का एहसास तो किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दिन रात मजदूरी करता और रात को उसी टूटी चारपाई पर लेटकर छत के सुराखों से झांकते आसमान को देखता रहता। उसे आरोही की एक एक बात याद आती, उसकी चाय की फरमाइश, उसकी हंसी, उसका वो सपना। वो मन ही मन कहता, काश उस रात मैंने वो शब्द ना कहे होते, काश मैंने उन लोगों की बातों पर कान ना दिया होता, काश। पर दोस्तों, इस काश का कोई इलाज नहीं होता। किस्मत को शायद अभी इन दोनों का हिसाब बराबर करना बाकी था, और किस्मत के इस खेल का अगला पन्ना बहुत ही दर्दनाक होने वाला था। एक दिन दोस्तों, चंदनपुर गांव में अचानक पुलिस की गाड़ियों का काफिला घुसा। सायरन की तेज आवाज ने पूरे गांव की शांति चीर दी। दोपहर का वक्त था, लोग अपने अपने कामों में लगे थे, पर सायरन सुनते ही सब हाथ का काम छोड़कर बाहर निकल आए। औरतें अपने आंचल से चेहरा ढांपे दरवाजे पर खड़ी हो गई। बच्चे डरकर माओ के पीछे छुप गए, और बड़े बुजुर्ग एक दूसरे से
फुसफुसाने लगे, अरे क्या हो गया? इतनी पुलिस गांव में क्यों आई है? किसने क्या कर दिया? गाड़ियों का वो काफिला धीरे धीरे गांव के बीचों बीच आकर रुका और तभी बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। उसमें से एक महिला उतरी, खाकी वर्दी, कंधों पर चमकते सितारे, कमर पर बेल्ट और चेहरे पर ऐसी सख्ती जो किसी के भी दिल में डर पैदा कर दे। गांव वाले उसे देखकर सन रह गए। कुछ देर तक तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। फिर एक बूढ़ी औरत की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कांपते हुए कहा, अरे ये तो हमारे गांव की आरोही है, वही आरोही जो कभी देवराज की बहू बनकर आई थी। दोस्तों, जैसे ही ये बात फैली, पूरे गांव में सनसनी दौड़ गई। जो लड़की कभी इस गांव की दहलीज पर दुल्हन बनकर आई थी, वही आज एक आईपीएस अफसर बनकर लौटी थी। पर सबसे बड़ा सवाल ये था, वो यहाँ आई क्यों है? और दोस्तों, इस सवाल का जवाब कुछ ही पलों में सामने आने वाला था और वो जवाब पूरे गांव की सांसें थाम देने वाला था। आरोही ने एक नजर पूरे गांव पर डाली। वो गांव जिसकी हर गली, हर मोड़, हर दीवार उसकी यादों से जुड़ी थी, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने अपने साथ आए सिपाहियों को इशारा किया और कदम बढ़ा दिए, ठीक उसी दिशा में जो गांव के आखिरी मोड़ पर बनी एक टूटी झोपड़ी की तरफ जाती थी, देवराज की झोपड़ी की तरफ। ये देखकर गांव वालों का कलेजा मुंह को आ गया। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखकर फुसफुसाने लगा, क्या देवराज ने कोई जुर्म किया है? पर वो तो बेचारा सीधा साधा मजदूर है, वो क्या कर सकता है? या फिर आरोही उसी से कोई पुराना बदला लेने आई है? दोस्तों, पूरा गांव दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोग दबे पांव आरोही के पीछे पीछे चल पड़े ये तमाशा देखने के लिए, और कुछ लोग वहीं खड़े रहे, ये सोचते हुए कि आखिर ये किस्मत का कैसा खेल है जो दो ऐसे इंसानों को फिर आमने सामने ला रही है, पर इस बार पति पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक अपराधी और एक अफसर के रूप में। उधर झोपड़ी के अंदर देवराज अपनी उसी पुरानी चारपाई पर बैठा था। बाहर की हलचल का उसे अंदाजा तो हो रहा था, सायरन की आवाज, कदमों की आहट, फुसफुसाहट, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब तक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जहां से लौटना शायद नामुमकिन हो जाए। तभी दोस्तों, झोपड़ी का वो पुराना दरवाजा जोर से खुला। चरमराहट की आवाज के साथ पुलिस वाले अंदर घुस आए और उनके पीछे धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई आरोही। देवराज ने जैसे ही नजर उठाई और सामने आरोही को देखा, उसकी सांसें वहीं थम गई। कुछ पल के लिए तो उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है, वही चेहरा जिसे उसने सालों से सिर्फ अपनी यादों में देखा था। पर यह सपना नहीं था, ये हकीकत थी। आरोही सच में उसके सामने खड़ी थी, पर इस बार वो आरोही नहीं थी जो चाय का प्याला मांगती थी। ये एक अफसर थी। उसकी आंखों में देवराज के लिए ना प्यार था, ना नफरत, बस एक ठंडा फासला था। दोनों की आंखें मिली और दोस्तों, उन कुछ पलों में सालों का सारा दर्द, सारी अधूरी बातें, सारी शिकायतें और वो टूटे हुए सपने, सब कुछ जैसे उन नजरों में तैर गया। देवराज के होठ कांपे। वो कुछ कहना चाहता था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आरोही ने खुद को संभाला। उसने अपनी आवाज में जितनी सख्ती ला सकती थी ला दी और कहा, देवराज, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ये शब्द सुनते ही देवराज के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने हैरानी और बेबसी से भरी आवाज में पूछा, गिरफ्तार? पर किस बात के लिए? आरोही, मैंने क्या किया है? आरोही ने बिना किसी भाव के, बिना पलक झपकाए कहा, तुम पर अवैध शराब बनाने और बेचने का आरोप है। इस इलाके में जो जहरीली शराब बिक रही है, उसका तार तुम्हारी इस झोपड़ी से जुड़ा है। दोस्तों, ये सुनते ही बाहर खड़े गांव वाले आपस में फिर फुसफुसाने लगे,
कुछ बोले। हमें तो पहले से ही शक था, ये सीधा साधा बनने का नाटक करता था। तो कुछ चुपचाप खड़े रहे, जैसे उन्हें इस सच पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। देवराज ने तुरंत इनकार किया। उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं आरोही, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बस मजदूरी करके अपने 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ। भगवान कसम, मैंने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उसकी आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। पर दोस्तों, हालात उसके खिलाफ थे। पुलिस वालों ने झोपड़ी की तलाशी ली और कुछ ही देर में झोपड़ी के एक कोने से मिट्टी के नीचे दबा कुछ सामान बरामद किया। शराब बनाने का सामान, कुछ बोतलें। उसे सबूत के तौर पर देवराज के सामने रखा गया। ये देखकर देवराज पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखें फटी रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसकी झोपड़ी में आया कहां से। उसने एक बार फिर आरोही की तरफ देखा, उम्मीद भरी नजरों से, जैसे कह रहा हो कि तुम तो मुझे जानती हो आरोही, तुम तो बताओ कि मैं ये नहीं कर सकता। पर आरोही का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। वो अपने फर्ज और अपने अतीत के बीच खड़ी थी। और दोस्तों, उसने अपने फर्ज को चुना। उसने सिपाहियों को इशारा किया और देवराज के हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। जैसे ही लोहे की वो ठंडी हथकड़ी देवराज की कलाइयों में बंधी, पूरी झोपड़ी में और बाहर खड़े पूरे गांव में एक गहरी खामोशी छा गई। जिस इंसान को लोग सालों से एक मेहनती, सीधा साधा मजदूर समझते थे, आज वही एक अपराधी की तरह हथकड़ी में जकड़ा खड़ा था। देवराज की आंखों से आंसू बहने लगे। पर दोस्तों, वो चिल्लाया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं। उसने बस एक बार बहुत ध्यान से आरोही की आंखों में देखा। उस एक नजर में हजार सवाल थे। एक टूटा हुआ भरोसा था, एक मूक चीख थी, क्या तुम भी मुझे गुनहगार मानती हो आरोही? तुम भी? आरोही ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। उसके अंदर कुछ हिला, पर फिर अगले ही पल उसने अपनी नजरें फेर ली। शायद वो अपने अंदर की उस आवाज को दबा रही थी, जो बार बार चीख कर कह रही थी, ये देवराज ऐसा नहीं कर सकता। जैसे ही पुलिस देवराज को लेकर बाहर निकली, गांव वाले रास्ता छोड़कर दोनों तरफ खड़े हो गए। हर चेहरे पर अलग अलग भाव था। कुछ की आंखों में नफरत थी, कुछ की आंखों में हमदर्दी और कुछ की आंखों में बस विश्वास। देवराज को गाड़ी में बिठाया गया और दोस्तों, गाड़ी जैसे ही चली, देवराज की नजरें खिड़की से बाहर उस झोंपड़ी पर टिक गई। वही झोंपड़ी जहां उसकी पूरी जिंदगी बसी थी, जहां उसने आरोही के साथ हंसी खुशी के पल बिताए थे और जहां से आज वो एक अपराधी बनकर जा रहा था। जब तक झोंपड़ी आंखों से ओझल नहीं हुई, उसकी नजरें उसी पर टिकी रही। आगे वाली गाड़ी में बैठी थी आरोही। उसका चेहरा बाहर से शांत था, पर अंदर से दोस्तों, उसका दिल किसी तूफान में फंसे कागज के टुकड़े की तरह फड़फड़ा रहा था। उसने खुद को समझाया, मैं एक आईपीएस अफसर हूं, मेरे सामने सबूत थे, मैंने अपना फर्ज निभाया, मुझे भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। पर उसका दिल बार बार उसे टोक रहा था, ये वही देवराज है आरोही, वो इंसान जिसने अपनी पीठ झुकाकर तेरे सपनों को आसमान तक पहुंचाया। वो इंसान जिसने खुद भूखा रहकर तुझे खिलाया और आज तूने उसी के हाथों में हथकड़ी डाल दी। आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक आंसू उसकी पलकों के कोने से निकलकर उसकी सख्त वर्दी पर गिरकर खो गया। रात होते होते देवराज को थाने के लोकअप में बंद कर दिया गया। उस अंधेरे सीलन भरे कमरे में ठंडी दीवार से पीठ टिकाए बैठा देवराज अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसने जिंदगी में बहुत गलतियां की थी, पर कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था जो उसे कानून के सामने मुजरिम बना दे। तो फिर ये सबूत उसकी झोपड़ी में आए कहां से? कौन था जो उसे फंसाना चाहता था? और सबसे बड़ी बात, आरोही ने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया? उधर अपने ऑफिस में बैठी आरोही केस फाइल को बार बार पलट रही थी। हर पन्ना, हर सबूत
देवराज के खिलाफ गवाही दे रहा था। पर दोस्तों, जितना वो उस फाइल को पढ़ती, उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ती जाती। उसका दिमाग कहता सबूत साफ है, पर उसका दिल चीख कर कहता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ये देवराज नहीं कर सकता। उसने अपने आप से एक सवाल पूछा जो उस पूरी रात उसके जहन में घूमता रहा। अगर देवराज सच में बेगुनाह है, तो क्या मैं अपने ही फर्ज के नाम पर एक बेकसूर को सजा दे दूंगी? और अगर मैंने सिर्फ सबूतों पर भरोसा किया, तो क्या मेरा दिल मुझे कभी माफ कर पाएगा? और उसी रात दोस्तों, आरोही ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो एक अफसर के तौर पर शायद उसे नहीं लेना चाहिए था, पर एक इंसान के तौर पर उसका दिल उसे यही करने को कह रहा था। उसने तय किया कि वो खुद अपने हाथों से इस पूरे मामले की दोबारा जांच करेगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आरोही फिर से चंदनपुर पहुंची। इस बार उसके साथ पूरा काफिला नहीं था, बस कुछ चुनिंदा भरोसेमंद सिपाही थे। गांव वालों को जैसे ही पता चला कि आरोही मैडम फिर लौट आई है, सब इकट्ठा होने लगे। आरोही सीधे देवराज की झोपड़ी में गई और इस बार वो एक अफसर की निगाह से नहीं, बल्कि एक जासूस की पैनी निगाह से हर कोने को देखने लगी। टूटी दीवारें, बिखरे बर्तन और वो कोना जहां से शराब का सामान बरामद हुआ था। वो उस कोने के पास झुकी और दोस्तों, तभी उसकी नजर एक बारीक सी बात पर पड़ी। उस कोने की मिट्टी बाकी जमीन की मिट्टी से थोड़ी अलग थी, थोड़ी ताजा, थोड़ी पोली, जैसे हाल ही में कुछ ही दिन पहले किसी ने उसे खोदकर वापिस भरा हो। आरोही की आंखें चमक उठी। एक तजुर्बेकार अफसर की पकड़ अब हरकत में आ गई थी। उसने अपने सिपाही से कहा, इस जगह को बहुत ध्यान से और गहराई से खोदो। जैसे ही मिट्टी हटाई गई, वहां से और सामान निकला, कुछ खाली बोरियां और एक छोटी सी डायरी जो पहली तलाशी में नहीं मिली थी। उस डायरी के पन्ने आधे जले हुए थे, पर उन पर कुछ नाम और हिसाब किताब लिखा था। ये देखकर आरोही के मन का शक और गहरा हो गया। उसे अब पूरा यकीन हो चला था कि ये सब किसी ने सोच समझकर, जानबूझकर देवराज को फंसाने के लिए रखा है। तभी दोस्तों, आरोही की पैनी नजर झोपड़ी के बाहर खड़ी भीड़ पर पड़ी। उस भीड़ में एक आदमी ऐसा था जो बाकियों से अलग था। वो बार बार नजरें चुरा रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी और उसके पैर बेचैनी से हिल रहे थे। वो था गंगाधर। गंगाधर गांव का एक चालाक और स्वार्थी आदमी था जो बरसों से देवराज से जलता था। उसकी देवराज की जमीन के उस छोटे से टुकड़े पर नजर थी जिस पर देवराज की झोपड़ी बनी थी। आरोही ने उसे पास बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? गंगाधर पहले तो हकलाया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, कुछ नहीं मैडम, बस तमाशा देखने आया था। पर दोस्तों, आरोही उसकी आंखों में झांक रही थी और एक झूठा इंसान कभी एक सच्चे अफसर की आंखों का सामना नहीं कर सकता। उसने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया और गंगाधर को थाने ले जाने का हुक्म दिया। थाने में पूछताछ शुरू हुई। पहले तो गंगाधर अपनी बात पर अड़ा रहा, पर जब आरोही ने उसके सामने वो आधी जली डायरी रखी जिसमें उसका भी नाम था, तो उसका सारा आत्मविश्वास भर भरा कर गिर पड़ा। उसका चेहरा फक पड़ गया और आखिरकार उसने सच उगल दिया। उसने कांपते हुए कबूल किया, हाँ मैडम जी, मैंने ही वो सामान देवराज की झोपड़ी में छुपाया था। मैं उससे जलता था। मैं चाहता था कि वो जेल चला जाए ताकि मैं उसकी जमीन पर कब्जा कर सकूं। ये सुनते ही दोस्तों, आरोही के अंदर एक तूफान उठा। एक तरफ गुस्सा था कि एक मासूम को इतनी आसानी से फंसा दिया गया और दूसरी तरफ खुद पर अफसोस था कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने देवराज को मुजरिम मान लिया। देवराज बेगुनाह था। ये सब एक साजिश थी। आरोही ने तुरंत देवराज को रिहा करने का आदेश दे दिया। जब देवराज को लॉकअप से बाहर निकाला गया तो वो अब भी सदमे में था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी।
आरोही उसके सामने आई। दोनों की आंखें मिली, पर इस बार दोस्तों आरोही की आंखों में वो पहले वाली शक्ति नहीं थी। वहां एक गहरा पछतावा था। आरोही ने धीमी आवाज में कहा, तुम बेगुनाह हो देवराज, तुम्हें फंसाया गया था। मुझे मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही देवराज की आंखों से आंसू बह निकले। पर दोस्तों इस बार वो सिर्फ राहत के आंसू नहीं थे, उनमें एक गहरी चोट थी। उसने कांपती आवाज में कहा, कानून ने तो मुझे छोड़ दिया आरोही, पर उस दिन जब तुमने बिना मुझसे एक बार पूछे मेरी आंखों में देखे बिना मुझे मुजरिम मान लिया, क्या उस दिन तुम्हारे दिल ने भी मुझे छोड़ दिया था? ये शब्द सीधे आरोही के दिल में उतर गए। उसने सिर झुका लिया। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। देवराज ने आगे कहा, मैं समझ सकता हूं कि तुम एक अफसर हो, पर एक वक्त था जब मैं तुम्हारी पूरी दुनिया था आरोही, और आज मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक केस बनकर रह गया था, एक फाइल, एक नंबर। ये कहकर देवराज बिना आरोही की तरफ देखे धीरे धीरे थाने से बाहर निकल गया, और आरोही वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही, जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा फिर से एक बार फिर उससे दूर जा रहा हो। दोस्तों, आपको लगा होगा कि कहानी खत्म हो गई, पर नहीं, गंगाधर तो बस एक मोहरा था। असली खेल अभी बाकी था। अगले कुछ दिनों में गांव में ये बात फैल गई कि देवराज बेगुनाह था और उसे फंसाया गया था। लोग उसके पास जाकर माफी मांगने लगे, पर देवराज अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर कुछ टूट चुका था। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, बस चुपचाप अपनी झोंपड़ी ठीक करता रहता। पर इस पूरी घटना से सबसे ज्यादा परेशान हुआ बलवंत। बलवंत दोस्तों गांव का एक दबंग था। उसका इस पूरे इलाके में अवैध शराब का धंधा था, और वो जहरीली शराब जिसकी जांच के लिए आरोही आई थी, उसके पीछे असली दिमाग बलवंत का ही था। गंगाधर तो बस उसका एक छोटा सा प्यादा था, जिसने अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए देवराज को फंसाया था। अब बलवंत को दो खतरे दिख रहे थे। पहला, आरोही जो उसके धंधे की जड़ तक पहुंच सकती थी, और दूसरा देवराज जिसकी झोपड़ी से वो डायरी मिली थी जिसमें बलवंत के राज छुपे थे। बलवंत ने मन ही मन ठान लिया कि वो ऐसा वार करेगा कि देवराज और आरोही दोनों इस गांव से, बल्कि इस दुनिया से ही हमेशा के लिए मिट जाएंगे। देवराज अब फिर से अपनी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था। उसने दोबारा मजदूरी शुरू करती थी, और उधर आरोही इस बार बेहद सावधानी से बलवंत के अवैध धंधे की जांच कर रही थी। पर बलवंत हाथ पर हाथ धरी बैठने वालों में से नहीं था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, बलवंत के आदमी चुपके से देवराज की झोपड़ी की तरफ बढ़े। उनके हाथों में मिट्टी का तेल था, और कुछ ही देर में देवराज की झोपड़ी से आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप ले लिया। हवा तेज थी, और आग एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी तक फैलने लगी। पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। लोग नींद से हड़बड़ाकर उठे और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उसी अफरा तफरी में बलवंत खुद वहां पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो, ये सब देवराज की वजह से हुआ है। ये फिर से चोरी छुपे शराब बना रहा था और आग लगा बैठा। इसकी वजह से पूरा गांव जल रहा है। दोस्तों, हालात फिर से देवराज के खिलाफ मुड़ गए। देवराज खुद आग बुझाने में जुटा था, अपने हाथ झुलसा रहा था, पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी आरोही वहां पहुंची। उसने हालात की नजाकत को भांप लिया और तुरंत फायर ब्रिगेड और अतिरिक्त पुलिस बुला ली। धीरे धीरे आग पर काबू पा लिया गया, पर तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इस बार आरोही ने जल्दबाजी नहीं की। उसने आग लगने की जगह का बारीकी से मुआयना किया, और दोस्तों, उसकी अनुभवी आंखों ने झट से पकड़ लिया कि आग की दिशा और उसके फैलने का तरीका कुछ और ही कहानी कह रहा है। ये आग अपने आप नहीं लगी थी,
ये लगाई गई थी। उसने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। पहले तो सब चुप रहे, क्योंकि बलवंत के नाम से लोग कांपते थे। पर तभी एक बुजुर्ग महिला धीरे से आरोही के पास आई और कांपती आवाज में बोली, बेटी, मैंने रात को बलवंत के आदमियों को देवराज की झोपड़ी के पास मंडराते देखा था। उनके हाथ में कुछ डिब्बे थे। बस ये सुनते ही आरोही का शक यकीन में बदल गया। उसने तुरंत बलवंत और उसके आदमियों पर नजर रखने का हुक्म दिया और कुछ ही घंटों में बलवंत के एक आदमी के पास से मिट्टी के तेल के डिब्बे और जले हुए कपड़े बरामद हुए। सख्ती से पूछताछ करने पर उस आदमी ने सब उगल दिया। ये सब बलवंत भाई के कहने पर हुआ। वो देवराज और आरोही मैडम दोनों को रास्ते से हटाना चाहते थे, ताकि उनका शराब का धंधा बेरोक टोक चलता रहे। बलवंत को गिरफ्तार किया गया। जब गांव वालों के सामने उसे हथकड़ी पहनाई गई, तो जो लोग कभी उसके नाम से थर थर कांपते थे, आज उसे बेबस देखकर हैरान रह गए। देवराज एक बार फिर बेगुनाह साबित हुआ। पर दोस्तों, इस बार उसके चेहरे पर ना खुशी थी ना राहत, बस एक गहरी थकान थी। उसने आरोही से कहा, हर बार बेगुनाह होकर भी मुझे ही खुद को साबित करना पड़ता है। मैं थक गया हूं आरोही, इस गांव से, इन हालात से, इस जिंदगी से। आरोही ने इस बार उसकी तरफ देखकर सबके सामने कहा, देवराज बेगुनाह है और जो कोई भी इसे झूठा फंसाने की कोशिश करेगा, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ अफसर का भरोसा नहीं, एक इंसान का विश्वास भी था। आग की उस रात के बाद दोस्तों, आरोही के अंदर कुछ बदल गया। उसने पहली बार सिर्फ एक अफसर की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह महसूस किया कि देवराज किस दर्द से गुजर रहा है। उसी रात देवराज अपनी आधी जली झोपड़ी के सामने बैठा था। बुझ चुकी आग की राख पर उसकी सोनी आंखें टिकी थी, जैसे वो अपनी ही जिंदगी की राख देख रहा है। अगली सुबह आरोही सीधे देवराज की झोपड़ी पर पहुंची। इस बार उसके कदमों में कोई हिचक नहीं थी। वो देवराज के पास बैठ गई, ठीक वैसे ही जैसे कभी सालों पहले बैठा करती थी, और बोली, अब बहुत हो गया देवराज। देवराज ने थकी आवाज में कहा, अब क्या बाकी रह गया आरोही? आरोही ने कहा, बाकी है एक फैसला। इस बार हालात का नहीं, हमारा अपना फैसला। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखा और अपने दिल की हर आवाज को दबा दिया। उस रात भी जब तुमने मुझे जाने को कहा था, तो मेरा दिल कह रहा था कि रुक जाऊं, पर मेरा अहम बीच में आ गया और मैंने हम दोनों को बरसों के दर्द में धकेल दिया। देवराज की आंखें भर आई। उसने कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी आरोही, मैंने भी तुम पर शक करके हमारे प्यार का गला घोट दिया था। हम दोनों ने ही एक दूसरे को समझने की कोशिश ना करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। पर दोस्तों, देवराज के दिल में अब भी एक डर बैठा था। उसने कहा, पर आरोही, अगर मैं फिर से तुम पर भरोसा करूं और तुम फिर से मुझे उसी तरह छोड़कर चले जाओ, तो इस बार मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा। आरोही ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। पर उसकी अपनी आवाज में भी एक हल्की सी कांप थी। तभी दोस्तों, गांव में एक बड़ी खबर फैली। बलवंत के पकड़े जाने के बाद उसके ऊपर बैठे बड़े आकाओं की नींद उड़ गई थी। ये सिर्फ एक गांव का धंधा नहीं था, इसके तार जिला मुख्यालय तक के कुछ रसूखदार लोगों से जुड़े थे। और अब उच्च अधिकारियों की एक टीम इस पूरे इलाके की गहन जांच के लिए चंदनपुर आने वाली थी। ये खबर सुनते ही आरोही समझ गई कि ये उसके लिए सबसे बड़ा मौका है। अगर इस जांच में सब साफ हो गया, तो न सिर्फ देवराज का नाम हमेशा के लिए बेदाग हो जाएगा, बल्कि उन सारे रसूखदार चेहरों से भी नकाब उतर जाएगा। पर दोस्तों, जिन लोगों के राज खुलने वाले थे, वो आसानी से हार मानने वाले नहीं थे।
उन्होंने तय किया कि किसी भी कीमत पर इस जांच को रोकना है और इसके लिए उन्होंने सबसे खतरनाक रास्ता चुना। उसी रात कुछ साए चुपके से गांव में दाखिल हुए। उनके हाथों में पेट्रोल के डिब्बे और हथियार थे। उनका इरादा साफ था, इस बार देवराज को बदनाम नहीं बल्कि हमेशा के लिए खत्म करना, ताकि वो डायरी और उसका गवाह दोनों मिट जाए। वो दबे पांव देवराज की झोंपड़ी की तरफ बढ़े। एक आदमी ने झोंपड़ी पर पेट्रोल छिड़कना शुरू ही किया था, तभी अंधेरे की चीरती हुई एक आवाज गूंजी, रुक जाओ, एक भी कदम आगे बढ़ाया तो गोली चला दूंगी। ये आवाज आरोही की थी। दोस्तों, उसे अपने एक मुखबिर से इस साजिश की भनक पहले ही लग गई थी और वो पुलिस फोर्स के साथ पहले से वहां घात लगाए बैठी थी। उन हमलावरों ने भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि उन्हें उन बड़े आकाओं ने भेजा है ताकि सबूत और गवाह दोनों मिट जाएं। ये सुनते ही आरोही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने देवराज की तरफ देखा और कहा, अब ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है देवराज, ये सच्चाई की लड़ाई है और इसे मैं किसी भी कीमत पर जीत कर रहूंगी। अगले दिन उच्च अधिकारियों की टीम आई और आरोही ने वो आधी जली डायरी, बलवंत का इकबालिया बयान और रात के हमलावरों की गवाही सब कुछ उनके सामने रख दिया। एक एक करके सच के पन्ने खुलने लगे। अवैध शराब का पूरा नेटवर्क, उसमें शामिल बड़े बड़े नाम, झूठे आरोप, साजिशें, सब कुछ बेनकाब हो गया। दोस्तों, इस जांच में वो रसूखदार चेहरे भी फंसे जिन पर कभी किसी ने उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की थी। और इन सब के बीच देवराज पूरी तरह बेदाग साबित हुआ। पहली बार उसकी जिंदगी में सच इतनी मजबूती से उसके साथ खड़ा था। गांव वाले जिन्होंने बार बार उस पर शक किया था, आज शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उसी शाम जांच खत्म होने के बाद आरोही गांव के बाहर उसी पुराने रास्ते पर अकेली खड़ी थी जहां कभी वो और देवराज साथ चला करते थे। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। देवराज वहां आ चुका था। देवराज ने धीरे से कहा, तुम हर बार सही साबित हो जाती हो आरोही, इस बार भी तुमने सच को जीत दिलाई। आरोही ने उदास होकर कहा, सच जीत गया देवराज, पर हम दोनों तो बहुत पहले ही हार चुके थे। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई। फिर आरोही ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम्हें लगता है देवराज, जो टूट चुका है वो फिर से जुड़ सकता है? देवराज ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर दोनों तरफ से सच्ची कोशिश हो तो शायद हाँ, पर इस बार हमें जल्दबाजी नहीं करनी होगी। इस बार ना कोई शक होगा, ना कोई अहम। आरोही के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, पर तभी दोस्तों उसके फोन पर एक संदेश आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका तबादला हो गया था। उसे तुरंत शहर लौटकर अपनी नई पोस्टिंग संभालनी थी। आरोही के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। एक बार फिर वही पुराना सवाल उसके सामने खड़ा था, कर्तव्य या दिल? उस रात आरोही सो ना सके। एक तरफ उसकी वर्दी थी, उसका सालों का संघर्ष था, और दूसरी तरफ देवराज था, उसका अधूरा प्यार, उसका पछतावा। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। आरोही ने अपनी वही खाकी वर्दी पहनी जो आज उसे किसी पहाड़ जैसी भारी लग रही थी। बाहर सरकारी गाड़ी इंतजार कर रही थी। गांव वाले दूर खड़े उसे देख रहे थे, आंखों में सम्मान और एक गहरी उदासी ले। देवराज भी वहां आ चुका था। दोनों आमने सामने खड़े थे। देवराज ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जा रही हो, तुमने हमेशा अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखा है, इस बार भी वही करो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारी उड़ान को आजाद देखा है। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। आरोही ने पूछा, अगर मैं चली गई तो क्या तुम फिर से अकेले रह पाओगे? देवराज ने आसमान की तरफ देखकर कहा, इस बार मैं अकेला नहीं रहूंगा आरोही, क्योंकि तुमने मुझे खुद से लड़ना सिखा दिया है।
अब मैं खुद के लिए जीना सीख गया हूँ। दोस्तों, ये सुनकर आरोही को एहसास हुआ कि देवराज अब वो कमजोर इंसान नहीं रहा जिसे वो छोड़कर गई थी। वो मजबूत हो चुका था और शायद इसी मजबूती ने आरोही के दिल का वो दरवाजा खोल दिया जिसे उसने बरसों से बंद कर रखा था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, देवराज, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही गलती बार बार की है। मैंने हमेशा अपने दिल की आवाज को दबाया है, पर इस बार नहीं। देवराज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आरोही मुस्कुराई और बोली, मैं कहीं नहीं जा रही। मैंने अपना तबादला रुकवाने की अर्जी दे दी है। मैंने इसी इलाके में, इसी जिले में अपनी पोस्टिंग का अनुरोध किया है। मैं यहीं रहूंगी, पर सिर्फ एक आईपीएस अफसर बनकर नहीं, बल्कि एक इंसान बनकर तुम्हारे साथ। दोस्तों, ये सुनते ही देवराज की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे, बस एक एहसास था कि किस्मत ने आखिरकार उसे दूसरा मौका दिया है। आरोही ने आगे कहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हमें इस रिश्ते को फिर से धीरे धीरे समझ और भरोसे के साथ बनाना होगा। इस बार ना शक होगा, ना अहम, सिर्फ प्यार होगा और भरोसा। उसी वक्त गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने ये सब सुना तो उनकी आंखें भी भर आई। जो लोग कभी इन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे, आज वही इस पल के गवाह बनकर फूट फूट कर रो पड़े। वो बुजुर्ग महिला जिसने सच बताने की हिम्मत की थी, उसने आगे बढ़कर दोनों के सिर पर हाथ रखा। आरोही ने सबकी तरफ देखकर कहा, दोस्तों, इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं होता, वो दिलों में भी होता है। और आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इंसाफ किया है। पूरा गांव तालियों और आंसुओं से गूंज उठा। दोस्तों, उस दिन सिर्फ एक केस खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक अधूरी कहानी पूरी हुई। देवराज ने अपनी जली हुई झोपड़ी को एक नए खूबसूरत घर में बदल दिया और आरोही ने अपने बंद दिल को फिर से प्यार के लिए खोल दिया। इस बार उनका रिश्ता किसी मजबूरी या हालात पर नहीं, बल्कि सच्चे भरोसे और सम्मान की मजबूत नींव पर टिका था। और गांव के वही लोग जो कभी उन्हें अलग करना चाहते थे, अब उनकी कहानी को एक मिसाल बनाकर सुनाते थे। दोस्तों, इस कहानी से हम एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। शक एक ऐसा जहर है जो दुनिया के सबसे मजबूत रिश्ते को भी पल भर में राख कर सकता है। और अहम वो दीवार है जो दो प्यार करने वालों को बरसों तक अलग रख सकती है। अगर देवराज ने उस रात शक ना किया होता और आरोही ने अपने अहम को बीच में न आने दिया होता, तो शायद उन्हें ये सारा दर्द कभी सहना ही नहीं पड़ता। रिश्तों में अगर भरोसा कायम रहे और एक दूसरे को समझने की कोशिश बनी रहे, तो कोई तूफान, कोई साजिश, कोई फासला उन्हें तोड़ नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपकी आंखें भी एक पल के लिए नम हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कहानियाना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में जरूर बताएं, क्या आरोही का देवराज को माफ करना सही था? मिलते हैं एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं हूं सिलिंदर और ये था कहानियाना। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।